गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 सितंबर का द हिंदू। ओके, बिफोर वी गो टू द वोकैब हम लोग देखेंगे आज का कोट फॉर द डे। ओके, तो आज का कोट फॉर द डे जो है वो हमने लिया है एडम स्मिथ से। ओके, ये एडम स्मिथ ने कहा था, क्या कहा था एडम स्मिथ ने? ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैशन। ठीक है, वो किसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है? ठीक है, वो पैशन से ड्राइव होता है। ठीक है, पैशन उसके पीछे का रीजन है। ओके, उनका जो जुनून, पैशन मतलब जुनून होता है। ठीक है, जो आदमी का जुनून होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करता है। राइट, दैट इज व्हाट एडम स्मिथ हैज सेड। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता था? द गॉडफादर ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? बेसिकली जो आदमी का बिहेवियर है उससे डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमिक्स कैसे रन होती है किसी कंट्री की। ओके, या कोई कंट्री कैसे डिसीजंस लेता है, या फिर ओवरऑल जो ग्लोब का अपना इकोनॉमी वो कैसे वर्क करने वाला है, वो क्या डिसाइड करता है? बेसिकली हम ह्यूमंस ही है जो इकोनॉमी बनाते हैं। तो पहले तो हमको ह्यूमंस का बिहेवियर समझना है, जिससे हम समझ जाएंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे रन करता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ को गॉडफादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। राइट, तो हमने उनका कोड भी देख लिया है कि पैशन ही है जो इकोनॉमिक्स को या ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। राइट, तो ये हमको कहाँ यूज करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। राइट, सिर्फ कोट याद करके काम में नहीं आएगा, आपको कोट कहाँ यूज करना है ये आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेगा। तो ये कहाँ यूज करना है? जब भी आपको लिबरलाइजेशन या फिर प्राइवेटाइजेशन के बारे में ऐसे आएगा, राइट, या आपको मार्केट के ऊपर इससे आएगा कि मार्केट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कि मार्केट को कितने हद तक गवर्नमेंट ने रेगुलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट के वो किधर तक होने चाहिए, इसके ऊपर जैसे हमको क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आपने देखा ग्लोबलाइजेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एसेज आते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब हम ग्लोबलाइजेशन के ऐसे की बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऐसे की बात करेंगे, वहां हमें एडम स्मिथ का ये कोट यूज में आएगा। ओके, विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। तो पहला वर्ड हमने लिया आज का मौन। मौन करना मतलब शोक करना। ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होना, जैसे कोई गुजर जाता है किसी घर में तो वो शोक करते हैं, उसी तरीके से मौन मतलब शोक करना होता है। राइट, जैसे हम सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे? जैसे द लेडी वॉज मॉर्निंग हर चाइल्ड्स डेथ। ओके, तो यहां पे हम इस तरीके से यूज करते हैं। आई रिपीट, द लेडी वॉज मॉर्निंग हिज चाइल्ड्स डेथ और हर चाइल्ड्स डेथ। ओके, इसके हम देखो क्या हो गए सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। डिप्लोर, बीवेल, बीमोन। ओके, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, या फलदायी। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ फल मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ प्रोडक्टिव चीजें मिलेगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रोलिफिक। जैसे हम लोग सिनोनिम्स में देख सकते हैं फर्टाइल या इन्वेंटिव भी कहा जा सकता है। ठीक है, दिस आर द सिनोनिम्स। तो प्रोलिफिक हम कहाँ यूज करेंगे? ये एडजेक्टिव है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली गुड राइटर बट ऑल्सो प्रोलिफिक ओरेटर। ठीक है, प्रोडक्टिव ओरेटर है वो, सिर्फ एक अच्छा राइटर नहीं है बट एक प्रोडक्टिव एक ओरेटर भी है। ठीक है, जिससे लोग सुनते हैं और उससे फायदा भी होता है लोगों को। राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए ग्रेशियस। ओके, ग्रेशियस मतलब कर्टियस या पोलाइट, सिविल। दीज आर द सिनोनिम्स। क्या है? कर्टियस, पोलाइट, सिविल। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि शालीन। ठीक है, बहुत ज्यादा शालीन। ओके, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कर्टियस बिहेवियर शुड बी एंकरेज्ड इन स्कूल्स। ठीक है, स्कूल में हमें कर्टियस, शालीन बिहेवियर, ठीक है, पोलाइट बिहेवियर को एंकरेज करना चाहिए। दिस कैन बी द सेंटेंस। विद दैट विल सी नेक्स्ट वर्ड है इनडिलिएबल। राइट, इनडिलिएबल। ओके, तो इसका मतलब होता है इरेडिकेबल। इन इरेडिकेबल मतलब इरेडिकेट करना मतलब खत्म करना, और इन इरेडिकेट करना मतलब कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो इनडिलिएबल का मतलब होता है इन इरेडिकेबल, मतलब ऐसी चीज जिसे खत्म नहीं कर सकते, जो खत्म नहीं होगी। आगे हम लोग देखेंगे, देखो इन एफेसिबल, ओके, या फिर इन डिस्ट्रक्टिबल। ओके, इन एफिफेसिबल या इन डिस्ट्रक्टिबल। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इंडेलिबल। ओके, तो हम लोग यूज कैसे करेंगे? जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उसने एक बोलते हैं ना, खत्म ना होने वाला एक निशान छोड़ के चला गया इस दुनिया पे। ठीक है, ही इज लेफ्ट इंडेलिबल मार्क ऑन द ह्यूमन सोसाइटी विथ हिज गुड वर्क। ठीक है, उसके अपने अच्छे काम से इस दुनिया में एक अच्छा निशान वो छोड़ के चला गया, अपनी निशानी छोड़ के चला है, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तो इनडेलिएबल का मतलब हम देखेंगे कि ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं हो सकती। राइट, सिमिलरली हम देखेंगे प्रिजम्पटिव। ठीक से पढ़ो से,
प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कंजेक्चुरल, ठीक है, स्पेकुलेटिव या टेंटेटिव। ओके, प्रिजम्पटिव मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंदाज लेना या अज्यूम करना, ठीक है, अज्यूम करना कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं हमें कि ऐसा होगा कि नहीं, बट वी आर जस्ट डूइंग कि हमने एक अनुमान लगा दिया है कि ऐसा हो सकता है या ये हो सकता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं द प्रेजेंटिव नॉमिनी ऑफ द बीजेपी इज अ गुड चॉइस फॉर माई एरिया, मतलब ऐसा होने वाला, हमें अभी तक श्योर नहीं बट ऐसा हो सकता है, ये जो नॉमिनी है जो हमें लग रहा है कि होगा, वो हमारे लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है हमारे एरिया के लिए, राइट। तो प्रेजेंटिव का मतलब होता है कि जो हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। तो उसके हमने सिनोनिम्स देखे, स्पेकुलेटिव या टेंटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं प्रिजम्पट्यूअस। प्रिजम्पट्यूअस हमने पहले भी देखा था। प्रिजम्पट्यूअस का मतलब होता है ब्रेजन, ओके, या ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट, ओके, मतलब जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एरोगेंस है या बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे प्रिजम्पट्यूअस, ओके, प्रिजम्पट्यूअस या ब्रेजन भी उसे कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो कैसे देखेंगे, हिज प्रिजम्पट्यूअस लाइन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफेंडेड द एक्टर, ठीक है, मतलब उसका जो प्रिजम्पट्यूअस लाइन ऑफ क्वेश्चन था कि ओवर कॉन्फिडेंस लाइन ऑफ क्वेश्चन, उसने सामने वाले एक्टर को ऑफेंड कर दिया, गुस्सा दिला दिया, राइट, या फिर उसको बुरा लग गया, राइट। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहां पे एक वर्ड है स्टोक। स्टोक का मतलब होता है फ्यूल ऐड करना, ठीक है, जैसे हम लकड़ियां डालते हैं ना, एक चूल्हे में हम लकड़ियां डालते हैं तो उसे हम करते हैं स्टोक, ठीक है, दैट इज स्टोकिंग, टू गिव फ्यूल, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्यूल टू द फायर, राइट, उसको कहते हैं हम लोग स्टोक, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो मेंड या ऐड फ्यूल टू, राइट, जैसे हम लोग सुबह बोलते हैं अभी हमारा पेट है जिसमें हम खाना डालते हैं, इसका मतलब हम फ्यूल डाल रहे, राइट। स्टोक योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट, ओके, और बिफोर यू लीव योर होम। स्टोक योर सेल्फ विद अ गुड ब्रेकफास्ट बिफोर यू लीव होम, मतलब अपने पेट को अच्छे ब्रेकफास्ट से स्टफ करो, फ्यूल दो अपने पेट को, ताकि आप बाहर जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और या फिर आप अच्छे से अपना घर भी छोड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग जिसे बोलते हैं कि हम लोग खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसे आत्मनिरीक्षण के जिसे कह सकते हैं हम लोग, कि खुद को ही हम लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे और हमने क्या किया है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। जिसे हम और भी एक वर्ड से जान सकते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस या सोल सर्चिंग, ओके। तो इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, ओके। अभी इसके वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं द इंडियन सोसाइटी नीड्स टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड फाइंड why there is high number of female feticide, ठीक है, कि भारतीय सोसाइटी ने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों भारत में बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होता है या फुटिसाइड होता है, कि बच्चों को क्यों मारा जाता है, ठीक है, इसकी जरूरत है हमें करने की, राइट। सिमिलरली देन वी हैव द वर्ड रिवेल। रिवेल का मतलब होता है सेलिब्रेट, मेक मैरी या पार्टी, ठीक है, मस्ती करना, हंसना, खेलना, ठीक है, पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, इसे हम लोग कहेंगे रेवेल। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब टाइटनिंग, टेंसनिंग या फ्लेक्सिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है हमने मसल में देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल हेल्प्स अ पर्सन टू मूव, ठीक है, जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने को मूवमेंट के लिए भी ये मदद करता है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपांड मतलब खुलना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नजदीक आना, एक्सपांड मतलब दूर जाना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो ओमनियस। ओमनियस, ओमनियस ये जो वर्ड है ना, ये ओमेन से आता है। ओमेन मतलब कुछ तो बुरा, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बुरा कुछ होने वाला है, राइट, बैड ओमेन जिसे कहा जाता है। तो इसका हमने देखेंगे थ्रेटनिंग, ठीक है, या ब्लेफुल, ठीक है, या मेनियंसिंग, ओके, इसके ये सिनोनिम्स है, ओके। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं द डार्क क्लाउड, ठीक है, आर अ बैड ओमेन, ठीक है, या फिर द डार्क क्लाउड्स आर ओमिनियस इन नेचर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। विद दैट विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हमारे इडियम्स। पहला है इट्सी बिट्सी, ओके। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल और टाइनी, ओके। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आई गॉट अ इट्सी बिट्सी पीस ऑफ चॉकलेट, मतलब बहुत छोटा सा। माई सिस्टर गेव मी इट्सी बिट्सी पीस ऑफ चॉकलेट, मतलब छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा दिया बस खाने के लिए, उसने बड़ा वाला ले लिया। तो इट्सी बिट्सी मतलब छोटा। सिमिलरली देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन,
ठीक है, इसे किसे कहा जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब अ पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज मास्टर ऑफ नन। जैसे आपने भी लोग देखे होंगे कि उन्हें बहुत सारे काम आता है, बहुत सारे अलग अलग वो काम कर सकते हैं। जैसे प्लम्बिंग का काम भी कर लेंगे, कलरिंग का भी काम कर लेते हैं, ठीक है, वायरिंग का भी काम कर लेंगे, सारा काम कर सकते हैं, पर कोई भी काम में वो मास्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे आदमी को कि भाई वो रीडिंग भी कर लेता है, राइटिंग भी कर लेता है, ठीक है, वो स्पीचेस भी दे देता है अच्छे अच्छे, पर तीनों ही काम में वो मास्टर नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ओके, सिमिलरली हम लोग देखेंगे हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस मतलब, देखो चॉइस मतलब ही क्या होता है? चॉइस मतलब क्या है कि भाई आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चाहिए। यू हैव द चॉइस टू पिक इधर दिस और दैट। ठीक है, आपके ऊपर, या छोड़ने का भी चॉइस होता है आपको कि भाई मेरे को चाहिए नहीं। चॉइस मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका वो बोल सकते हैं कि आपका अधिकार है, आप अपने हिसाब से चलते हो जब आपके पास चॉइस होता है तो। ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट हॉब्सन चॉइस मतलब कि चॉइस नहीं होना, मतलब नो अल्टरनेटिव, भाई यही इसको ही ले लो, दिस इज द हॉब्सन चॉइस, राइट, दिस इज हॉब्सन्स चॉइस इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट देखो, निप इन द बड। निप इन द बड मतलब, बड मतलब होती कली। ठीक है, कली को बढ़ने के पहले ही उसको तोड़ देना, उसको बड में ही उसको खत्म करना। निप करना मतलब बड करना। टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज। ठीक है, जैसे लेट्स से कि दोबारा कोई एक एक्सट्रीमिज्म की वेव इंडिया में जनरेट होने लग गई, तो क्या किया गवर्नमेंट निप द एक्सट्रीमिज्म इन इट्स बड। ठीक है, उसको पैदा होने के पहले, उसको बड़ा होने के पहले, उसके कम टाइम में उसको दबा दिया गया था। राइट, दिस इज हाउ वी यूज दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं दिस पर्सन हैज अ ऑयली टंग, मतलब वो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है या बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है सामने के वाले के बारे में। ओके, फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज करता है। फ्लैटरिंग मतलब सामने वाले को खुश करने वाले वर्ड्स यूज करता है। राइट, इसे हम लोग कहेंगे ऑयली टंग। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द हिंदू एनालिसिस। ओके, क्विकली मैं आपको एज यूजुअल टाइमर सेट करके दूंगा। देखो छोटा सा है ये, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही कम है। तो व्हाट विल डू इज आई विल गिव यू लाइक 20-30 सेकंड्स। ठीक है, 30 सेकंड्स आई गेस, 30 मिनट 25 सेकंड्स मेरे को लगता है कि एक आइडियल टाइम होगा इसके लिए। इन 35 सेकंड्स आपको 25 सेकंड्स में आपको इसे पढ़ना है। ओके, विल स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम्स अप। अभी हम लोग देखेंगे विथ मोस्ट इंडियंस नाउ इवैक्यूएटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, मोस्ट इंडियंस नाउ इवैक्यूएटेड मतलब उनको बाहर निकाला गया अफगानिस्तान से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे said its primary and immediate concern was to curb any terrorism threat to India emanating from the Afghanistan under Taliban-led regime। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि थर्सडे को इंडिया ने बोला कि इनका प्राइमरी और इमीडिएट कंसर्न क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि कोई भी टेररिज्म, ठीक है, उसको कर्ब करना है। कर्ब करना मतलब उसको खत्म करना है, ठीक है, उसको दबा देना है। ठीक है, और वो कहां से, एमिनेटिंग मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, एमिनेटिंग मतलब ऐसा कोई भी टेररिज्म जो अफगानिस्तान से एमिनेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इंडिया का अपना प्राइमरी और इमीडिएट कंसर्न क्या है कि भाई ऐसे टेररिज्म को कर्ब कर दो, या उसको खत्म कर दो, या उसको सप्रेस कर दो, या उसे दबा दो। ओके, फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर द तालिबान लेड रेजीम। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। डेप्यूटी लीडर्स ऑफ द तालिबान सिराजुद्दीन हकानी इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ अटैक्स ऑन द इंडियन एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो जो सिराजुद्दीन हकानी है उसने पहले इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स पे बहुत अटैक किया है। इवन अ सुसाइड बॉम्बिंग इन 2008 इन विच इंडियन डिप्लोमैट्स वर अमंग 58 पीपल किल्ड। ओके, तो एक बॉम्बिंग भी किया था, सुसाइड बॉम्बिंग उसने। एंड द अटैक ऑन गुरुद्वारा हरि राय साहिब in Kabul in 2020, in which 25 people were killed. Okay, the Haqqani network is believed to have collaborated. ठीक है, collaborated मतलब उन्होंने मिलके काम किया है। किसके साथ मिलके काम किया है? With the Islamic State of Khorasan। ठीक है, तो Islamic State of Khorasan है, उसके साथ मिलके हक्कानी नेटवर्क ने काम किया है। ठीक है, of Khorasan province, that is ISKP, in carrying out the attack on the Gurudwara according to the Afghan intelligence agency
NDAs एट द टाइम। ठीक है, तो जब ये बॉम्बिंग हुआ था तो हमें पता है कि तालिबान ने ये किया था, किसकी मदद से किया था? हक्कानी जो है, ठीक है, तालिबान के एक लीडर थे सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके हेल्प किसने दी थी? उनके साथ कौन था? इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, इन लोग ने मिलकर ये किया था। और ये इंफॉर्मेशन किसने दिया था? तो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस एजेंसी था उसने ये इंफॉर्मेशन दिया था। ओके, तो काफी सिंपल पैसेज था आज का। आई होप आपको ये समझ गया। क्विकली विल मूव टू आवर नेक्स्ट पैसेज। ओके, मैं टाइमर सेट कर लेता हूं यहाँ पर आपके लिए। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, तो व्हाट विल डू इज विल मेक इट 1 2 3। ओके, और यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा 30। ओके, सो विल स्टार्ट क्विकली, आप इसे खत्म कर लें। ओके, आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम लोग इसे कैसे पढ़ना देखेंगे। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस when a mistake is understood and suffered, one tends to learn from it and not repeat it। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर एक आदमी को अपनी मिस्टेक समझ गया और उससे उसने बहुत कुछ सहा है, तो वो क्या करता है, वो उसे रिपीट करना नहीं चाहता। ठीक है, वो उसको टेंड कर ही डजंट वांट टू रिपीट इट। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। बट देखो अभी अनफॉर्चुनेटली दिस डज नॉट होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ पॉलिसी मेकर्स हु आर बेंट अपॉन परमिटिंग प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द ऑलरेडी फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल गंगा हिमालय बेसिन। ठीक है, बट ये जो बात है कि अपने गलती से सीखना और उसे दोबारा दोहराना नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली कहां पे सच नहीं उतर रही है। ठीक है, तो ये जो अपने इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, कौन से जो गंगा हिमालय बेसिन में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे रहे, कह रहे कि यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये जो एरिया है गंगा हिमालय बेसिन का, ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, और वल्नरेबल मतलब ओपन टू इश्यूज। ठीक है, जैसे सिक्योर नहीं है वो, उसमें कोई भी अटैक हो सकता है। अटैक इन द सेंस व्हेन आई से फिजिकल या जियोग्राफिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है, सेफ नहीं है वो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके के सिचुएशन में भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो समझ नहीं पा रहे और ऐसे पॉलिसीज बना ले और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते। अभी हम लोग आगे देखेंगे। Recurrent disasters in the last decade in the state of Uttarakhand have been studied and analyzed। ठीक है, तो उत्तराखंड में हमने देखा है कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हुए थे, राइट? एंड इन एवरी डिजास्टर the increasing anthropogenic pressure is in this area has been found to be a direct or indirect contributor। ठीक है, और जितने भी हमने जो डिजास्टर्स होके गए उत्तराखंड के एरिया में, वहां पे हमें ये पता चला, एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस से ये पता चला है कि जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब रिलेटेड टू ह्यूमंस ने बनाए हुए प्रेशर्स, जैसे बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, पेड़ काटे, डैम बनाए, तो इसे हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। तो उत्तराखंड में जो भी फ्लड आ रहे थे उसके पीछे का रीजन क्या था? ह्यूमन प्रेशर। ठीक है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। ओके, द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल इज द ऋषि गंगा वैली डिजास्टर इन February this year, which claimed over 200 lives as the river turned into a flood carrying a heavy load of silt and debris and demolishing hydropower projects along its course। ठीक है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ठीक है, तो रिवर ने क्या किया, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, ठीक है, सिल्ट और डेब्रीज लेके आया। सिल्ट मतलब जो रेती होती है ना एकदम बारीक सी, जो इसमें रहती रिवर के अंदर, उसे सिल्ट कहा जाता है। और डेब्री मतलब जो भी उसके साथ आ रहा था, बहाव में जो भी आ रहा था, कटे हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर, कुछ सीमेंट, कंक्रीट, सबको अपने साथ लेके हुए रिवर ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसी को उड़ा दिया। विद दैट 200 लोगों की लाइफ भी गई। Okay, while science and logic tells us the pressure on with conservation and protection in these sensitive areas, our government has decided to go in the dangerous and opposite direction। ठीक है, साइंस क्या कहता है और लॉजिक क्या कहता है कि अपने को let us to press on with conservation। ठीक है, वो कह रहा है press on मतलब फोकस करो, प्रेशर करो, किस पे? कंजर्वेशन पे फोकस करो। ठीक है, प्रोटेक्शन पे फोकस करो इस एरिया के, ना कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करो जो अपनी गवर्नमेंट कर रही है। राइट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजर्व प्रोटेक्शन के अलावा वहां पे और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रही है, जिसकी वजह से ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट और अपना लास्ट स्लाइड देखेंगे क्विकली। ये छोटा स्लाइड है तो मैं आपके टाइम भी एडजस्ट कर देता हूं। ओके, तो इसके लिए हम लोग कितना लेंगे,
20 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स लेंगे हम लोग इसके लिए। ओके, आई होप 25 सेकेंड्स में आपसे हो जाएगा। ओके, इससे ध्यान दो इसके तरफ। while it is a fact of evolution that viruses would mutate to be able to avoid antibodies and vaccines, therefore would have to keep being upgraded, it seems that the moment appears to have come soon। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। while it is a fact, मतलब ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि वायरसेस जो है वो म्यूटेट करेंगे, ठीक है। वायरस म्यूटेट करता है, मतलब क्या करता है वायरस? वायरस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो चेंज करता रहता है। जैसे आप वैक्सीन दोगे, दवाई दोगे उसे, तो उसे पता है कि दवाई मेरे को प्रॉब्लम करेगी, तो अपना स्ट्रक्चर ही बदल देता है, ठीक है। ये फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है। और ये सबको पता था कि ये होने वाला है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। बट हुआ क्या, ये जो है ये बहुत जल्दी अपग्रेड हो गया और बहुत जल्दी ये खुद को इवॉल्व करने लग गया, ठीक है। इतना जल्दी हमने नहीं किया था, ठीक है। देखो, सीम्स दैट द मूवमेंट अपीयर्स टू हैव कम टू सून। जो ये मूवमेंट जो है जहां पे वायरस ने अपने खुद को क्या बोलते हैं, म्यूटेट कर लिया, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे। प्रिपेयर्ड इन द सेंस हमें पता था ये होने वाला है, पर इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था, और बहुत जल्दी हो गया ये, राइट। अ कंट्री लाइक इंडिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द प्री पैंडेमिक एरा, हैज ऑल्सो नाउ मैनेज टू गेट प्रोडक्शन लाइन्स टू डिलीवर 1 करोड़ वैक्सीन अ डे, ठीक है। तो इंडिया में 1 करोड़ वैक्सीन एक डे में इतना बन रहा है। वेल अदर वैक्सीन आर इन द पाइपलाइन। बाकी के वैक्सीन पाइपलाइन में होना मतलब क्या? प्रोसेस में। कोई भी चीज पाइपलाइन में मतलब उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हो, उसके क्या बोलते प्रोडक्शन प्रोसेस में हो, ओके। इसे याद रखना इन पाइपलाइन का मतलब। ऑल ऑफ देम आर डिजाइन्ड ऑन द वुहान वायरस प्लेटफॉर्म। तो ये सारे के सारे जो वैक्सीन है ना, ये जो वुहान चाइना का जो वायरस था उसके हिसाब से बनाए गए। एंड ऑल्दो कंपनीज क्लेम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ mRNA एंड DNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स लाइज इन द एबिलिटी टू क्विकली ट्विक देम टू अकोमोडेट न्यू वेरिएंट्स, ठीक है। अब ये जो कंपनीज है ना, ये क्या कहती है कि हाँ, हमारे सारे जो वायरस वैक्सीन बने ना, वुहान वायरस के ऊपर से बने, ठीक है। और वो जो टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी, mRNA एंड DNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये क्विकली ट्विक करेगा। ट्विक करेगा मतलब क्विकली ये जो नए जो म्यूटेटेड वायरस है उनके अगेंस्ट भी ये काम करेगा, ठीक है। जैसे डेल्टा वायरस आ रहा है, इसके अगेंस्ट भी ये काम करेगा। बट देखो अब यहाँ पे कॉमा देके क्या लिखा है, देयर आर नो रिपोर्ट्स येट। इसके जो इनका क्लेम है ना, उसके लिए अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दुनिया में, ओके, ऑफ वैक्सीन। अभी आगे पढ़ेंगे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ वैक्सीन मेकर्स स्पेसिफाइंग अ टाइमलाइन फॉर वैक्सीन दैट आर टर्न टू द डेल्टा वेरिएंट्स, ठीक है, दैट आर टर्न टू द डेल्टा वेरिएंट्स। तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है कि ये वैक्सीन जो है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। अभी तक ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। Vaccine makers who may have got emergency use authorization but are a while away from launch should ideally move to making vaccines for the Delta variants and not rely on their existing pipeline, ठीक है। तो इसके अंदर ये राइटर क्या कह रहा है कि जो वैक्सीन मेकर्स को अभी हमें क्या मिल गया है, उनको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन मिल गया है। ऐसे वैक्सीन इन्होंने क्या करना चाहिए कि तुमको अभी ऑथराइजेशन मिल गया, ठीक है, तो अभी वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने जो पुराना वुहान बेस्ड जो प्रोडक्शन था उसे छोड़कर नया जो डेल्टा बेस्ड आया है ना, ठीक है, ये डेल्टा जो वायरस का वेरिएंट आया है उसके हिसाब से उन्होंने अभी तुरंत अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये तीनों पैसेजेस समझ गए, आपको सारे के सारे वर्ड समझ गए, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी समझ गए होंगे। ओके, विद दैट विल एंड टुडे और विल मीट सून। थैंक यू।